हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर मी एंड माय यूट्यूब क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है हम 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो अब तक जो वीडियो बने हैं और इस चैनल पे जो उपलब्ध हैं उसमें देखे होंगे कि इसके जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट में टोटल 4 लेसन थे। उस 4 लेसन में से 3 लेसन हो चुके हैं और जो सीरीज के अकॉर्डिंग तो 3rd लेसन आता है धर्म, वो आरबीएससी के अब इस 2021 का जो बोर्ड सिलेबस है उसमें हटा दिया गया है, क्योंकि कोरोना की जो प्रॉब्लम एपिडेमिक की वजह से इस चैप्टर को कम कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो अपनी जो फर्स्ट यूनिट में उसमें 3 ही चैप्टर रह जाते हैं, तो हमने पढ़ लिए हैं। और आज हम नया यूनिट यानी एक तरह से नया चैप्टर होगा और नई यूनिट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो अपना जो चैप्टर है वह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और तो ये रहा टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये 2nd यूनिट का फर्स्ट लेसन है, यानी अब हम इसमें पढ़ेंगे आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। वर्तमान समय में राजनीतिक अवधारणाओं के तौर पे किस किस तरह की विचारधाराएं जो राजनीति में हुई हैं या उन विचारधाराओं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहली जो अवधारणा है वो है राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो ये राजनीतिक समाजीकरण है, इस राजनीतिक समाजीकरण का मतलब ये है कि एक तो राजनीति, ठीक है ना, उस राजनीति का समाज में जब आना होता है या समाज में जब वह राजनीति घुलती मिलती है तो उस राजनीति का समाजीकरण हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये समझ रहे हैं अलग अलग राजनीति के संदर्भ में जो भी संकल्पनाएं बनी हैं, उन संकल्पनाओं में राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक सहभागिता है और राजनीतिक विकास, साथ ही साथ राजनीतिक समाजीकरण। तो हम यही बता रहे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण आज का जो अपना ये फर्स्ट टॉपिक है, उसमें राजनीति किस तरह से समाज में घुल मिल जाती है और उस समाज का अंग बन जाती है। तो यही यानी लोग राजनीति को जब अपनाते हैं, सीखते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है वह समाजीकरण के अंतर्गत आती है। तो ये एक शॉर्ट इस लेसन का एक समरी के तौर पे कहें तो आपको समझा। हम इसको अकॉर्डिंग टू लेसन पढ़ते हैं कि ये जो विचारधारा है, अवधारणा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसको देखें, स्क्रीन पे हाईलाइट है, उसको यहाँ पे ध्यान रखें। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं, या हम ये कहें कि समाज की संस्कृति को अंगीकार अपना कर उसका क्रियाशील सदस्य जब बन जाता है तो व्यक्ति समाजीकरण हो जाता है, ठीक है ना। यानी जिस तरह से रीति रिवाज समाज में होते हैं, जब व्यक्ति उनको अपनाता है तो उसके साथ कुछ सीखता भी है, वहाँ की संस्कृति को अपनाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो संस्कृति के साथ जुड़ जाता है, समाज के साथ जुड़ जाता है राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से, तो वो राजनीतिक समाजीकरण की ओर आता है, क्योंकि उसका खाना पीना, रहना करना, समाज के साथ जो भी, तो इसका खुद का कल्चर होता है, ठीक है ना। तो ये जो कल्चर है, इस कल्चर को यहाँ पे हम समझ रहे हैं राजनीति के संदर्भ में। तो इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा बालक मानव समाज से विशेष समाज का सदस्य बनता है। क्योंकि जब परिवार में रहता है तभी वह वहाँ से शुरुआत में कुछ सांस्कृतिक वैल्यू और कह सके संस्कृति के जो मूल्य वो सीखता है और धीरे धीरे फिर वो समाज की मुख्य धारा में आता है तो उसे और नवीन सीखने को मिलता है। तो यही से समाजीकरण है वो शुरू होता है। तो अब राजनीतिक समाजीकरण के बारे में यहाँ पे आगे देखें कि किस तरह की जो विचारधारा है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाती है। तो देखें कि राजनीति जीवन एक पद्धति के प्रति उसका दृष्टिकोण है वो धीरे धीरे विकसित होता है जब वह विशेष समाज की ओर अग्रसर होता है। तो इस तरह जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को समाजीकरण कहेंगे, राजनीतिक समाजीकरण। वापिस एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि राजनीतिक समाजीकरण अकॉर्डिंग टू अपनी बुक के तहत देखिए आपकी क्या विचार है। तो देखना है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है, यानी जिस प्रोसेस को वो फॉलो करते हुए राजनीति के संदर्भ में उसको समझ आती है, उस राजनीति के संदर्भ जो ज्ञान प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। सिंपल सा है, आपको यहाँ पे एक तरह से और समझ लीजिए कि व्यक्ति राजनीति के संदर्भ में अपनी जो कह सकते हैं माइंड में अपना जो ज्ञान है वो कहाँ से प्राप्त करता है और किस तरह से प्राप्त करता है। तो वो जो प्रक्रिया है वह राजनीतिक समाजीकरण कहलाती है। तो अब इसमें ये देखना है कि इस प्रक्रिया में क्या क्या मूल्यांकन, किस तरह की व्यवस्था है वो शामिल होती है। तो आगे देखें, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि
राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक साधन है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि राजनीतिक समाजीकरण का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की जो राजनीतिक संस्कृति है, राजनीति के प्रति जब व्यक्ति सीखता है, ठीक है ना, और वो राजनीति के प्रति जब उसकी समझ होती है, वह उस अपनी समझ को जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जब ट्रांसफ़र होते देखता है, यानी जो उसकी राजनीतिक समझ संस्कृति है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की और बदलती है या परिवर्तित होकर उस पीढ़ी में जब जाती है, तो ये जो हस्तांतरण है वह एक तरह से राजनीति समाजीकरण का साधन है। यानी लोगों को समाज में राजनीति के संदर्भ में सीखने को मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनीतिक समझ होती है वह उन्हें प्राप्त होती है। तो एक ये तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति समाजीकरण हो जाता है, राजनीतिक समाजीकरण। तो इस तरह से आगे देखते रहें कि क्या और इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, वास्तव में राजनीति व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, भूमिका का। क्योंकि जब बाप दादा का जो नॉलेज है राजनीति के संदर्भ में वह पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंशज को प्राप्त होता है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें नॉलेज होता है, तो वो उसकी समझ और बढ़ जाती है। तो वो एक ये साधन के रूप में ही है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनीति समझ है वो विकसित होती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति का ज्ञान है उनको प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं, कुछ ऐसे आदर्श तत्व हैं जो उसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। भारत का आदर्श है लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये स्वतंत्र समाज। तो इस भारत में राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र व स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये अलग अलग देश की उनकी कुछ आदर्श व्यक्तित्व होता है, उसके आधार पर वहाँ की व्यवस्था है जो पाई जाती है। तो वो व्यवस्था उनके समाज में उस व्यक्तित्व के कल्याण और उसके निष्ठावान के रूप में काम करती है। तो इस तरह से हम आगे देखें कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है कि हम समाजीकरण को किस तरह से समझें। तो सबसे पहले आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है। ये प्रश्न आता है, आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या है वो हर्बर्ट साइमन ने की है। आप स्क्रीन पर हाईलाइट देख सकते हैं, जो यहाँ पे हाईलाइट में है वो देखिए कि राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम जो व्याख्या है वो हर्बर्ट साइमन ने की है, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी उसके तहत समझाया। तो उस पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है ना, राजनीतिक समाजीकरण। तो उस पुस्तक में उन्होंने विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है और समझा है कि समाजीकरण किस तरह से है। तो ये प्रश्न बनता है कि राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या किस विद्वान ने दी है। तो हर्बर्ट साइमन ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह हम आमंड और पॉवेल के विचारों को यह समझे राजनीतिक समाजीकरण में। तो वो क्या कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है, जिसके माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण के तहत, यानी आमंड ये कहते हैं कि ये जो राजनीतिक समाजीकरण वो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश लिया जाता है, यानी प्रवेश कराया जाता है, जिसकी राजनीतिक उद्देश्य के प्रति अभिप्रेरणा को बनाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो बात है वो घूम फिर के आ रही है कि राजनीतिक समाजीकरण का है मतलब ये है कि व्यक्ति जब संस्कृति को सीखती हुई राजनीति के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है तो वह उस समाज का अंग हो जाता है, राजनीति का व्यवस्थीकरण समाज में हो जाता है। और राजनीति और जब समाज दोनों मिलकर इस प्रक्रिया को मिलकर बनाती है तो राजनीति का समाजीकरण हो जाता है। इसको आगे देखें, इसको जो ये विद्वानों ने परिभाषा दी है तो इसको यहाँ पे हम और अच्छे से समझने का प्रयास करके सारांश रूप में इसका अर्थ क्या है। तो देखें कि जो हमने परिभाषाएं समझी इसके आधार पर हमें एक पूर्ण रूप में अर्थ है, यानी परिभाषा वो हमारे सामने आती है। वो ये है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा देना, यानी लोग राजनीति के प्रति समझ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जब राजनीति के प्रति लोगों में ज्ञान और क्षमता जो प्राप्त होगी, ठीक है ना, या इससे व्यक्तियों का जो राजनीतिक जीवन है वो उज्जवल होगा, तो इसलिए उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो राजनीतिक शिक्षा जब उन्हें प्राप्त होना, उसके लिए समाज होना जरूरी है और राजनीतिक गतिविधियाँ होना जरूरी है। तो समाज में जब ये राजनीतिक गतिविधियाँ होती है तो व्यक्ति इनसे सीखता है और समाज में रहते हुए वो राजनीति का समाजीकरण हो जाता है, समाजीकरण बनता है।
तो ये विकसित करना ही उद्देश्य है। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों को अपनी राजनीति व्यवस्था की शिक्षा देना, ठीक है ना। तो ये एक तरह से उद्देश्य है इसका महत्वपूर्ण, जिससे वे राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि जैसे वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था को चला रहे हैं वो हमेशा तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनकी पीढ़ियां हैं वो राजनीति में शासन करेगी। तो उनमें राजनीतिक समझ विकसित करने के लिए जिस तरह की गतिविधियां या जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वह समाज में रहते हुए होता है, इसलिए राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है ये। तो ये अब तक आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो ये है कि राजनीतिक समाजीकरण जो हो रहा है, यानी किस तरह से लोग हैं राजनीति के संदर्भ में सीखते हैं और राजनीति का समाजीकरण हो जाता है। तो ये इसके लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उस प्रोसेस में क्या क्या टूल्स होते हैं, यानी क्या क्या साधन हैं जो राजनीतिक समाजीकरण के विकास में सहयोग देते हैं, जिससे राजनीतिक समाजीकरण है वो और जल्दी हो। तो राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे 1.1 में यहाँ पे दिया हुआ है कि राजनीतिक समाजीकरण के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहला तो कि व्यक्ति में राजनीतिक समझ, पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वह विकसित करने के लिए समाज में अनेक संस्थाएं होती है जो उनमें राजनीतिक शिक्षा उसमें प्राप्त करने के लिए उसको योगदान देती है, उसमें परिपूर्ण करवाती है उसको। तो इसके लिए राजनीतिक समाजीकरण के लिए क्या क्या साधन है तो आपको ध्यान रखना है। पहला है परिवार, जहाँ से उसके प्रारंभ में राजनीति की थोड़ी सी समझ और शिक्षा शुरुआत होती है। दूसरा है कि शिक्षण संस्थाएं, जिससे वह विद्यालय में और शिक्षण संस्था में आता है और राजनीति की थोड़ी बहुत और समझ में विकसित होती है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं? परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं, फिर इसके बाद सरकारी प्रक्रिया प्रोसेस से वह व्यक्ति को राजनीतिक समाजीकरण के समझ में विकसित करता है। और साथ ही साथ ये समझना है कि जनसंचार के जो साधन हैं, जो सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के जो जिस भी तरह के यंत्र हैं वह भी एक तरह से राजनीतिक समाजीकरण बढ़ाने में, व्यक्ति की राजनीतिक नॉलेज को बढ़ाने में योगदान देते हैं। यानी ये सब साधन हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो न चाहते हुए भी हमारे अंदर राजनीतिक समझ या राजनीतिक शिक्षा है वो पनपने या उत्पन्न करते हैं, यानी हमें उनसे अनावश्यक रूप से ही सीखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हम अनेक तरीकों से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया है, यानी राजनीति को जो ज्ञान है वो समझ लेते हैं, सीखते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं जब हम अनौपचारिक तरीके से भी सीखते हैं और औपचारिक तरीके से भी सीखते हैं। तो ये सीखना राजनीति के संदर्भ में समाज के लिए एक समाजीकरण प्रक्रिया के तौर पर कार्य करता है। तो प्राय खुले एवं लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समाजीकरण में अनौपचारिक प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जबकि चीन जैसे साम्यवादी और पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देशों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से लोगों को जबरदस्ती राजनीतिक संस्कृति की गूंज पिलाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह उन लोकतांत्रिक अकॉर्डिंग ना होने की वजह से सरकार है वो ज़बरदस्ती उनको राजनीति के प्रति धकेलती है। जबकि भारत जैसे जो देश है जहाँ पे खुली शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है, तो वहाँ पे लोग स्वाभाविक और स्वतंत्र रूप में ही राजनीति के संबंध में ज्ञान शिक्षा है वो ऑटोमेटिकली प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरह से समाजीकरण के लिए इस व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको जो साधन है उसको विस्तार से पढ़ते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के जो साधन है वह किस तरह से राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे, पहला जब बताया था कि राजनीतिक समाजीकरण का साधन कौन सा है? परिवार। आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बड़ा नहीं है तो छोटा सा प्रश्न जरूर आएगा कि राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं। तो देखिए, परिवार प्रथम पाठशाला मानी गई है, ठीक है ना। व्यक्ति के विकास का एक पहला चरण है वो ये होता है जिसके माध्यम से बालक रीति रिवाज और परंपराओं को सीखता है। परिवार में रह के रीति रिवाज और परंपरा सीखता है और वह अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है, जिससे उसे सत्ता का बोध होता है कि हर जगह एक सत्ता होती है जिसका हमें पालन करना होता है। जैसे राज्य में जब हम परिवार की तरह जब हम बड़ों का आदर मानते हैं, उनकी सत्ता का पालन करते हैं, वैसे जब हम राज्य के अंतर्गत आते हैं, बड़ों के राज्य के अंदर अपना महत्व देते हैं, तो हम राज्य की सत्ता को मानते हैं। तो ये जो समझ है वो पहले परिवार से ही आती है और फिर समाज में ये उनको अप्लाई करता है। तो ये एक सत्ता का बोध हो जाता है उसे। इसके अलावा
सबके साथ मिलकर रहने, परिवार में सहयोग करने, अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार से हम परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं या किस तरह की हम व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये जो चीज़ें हमें जो सीखने को मिलती है परिवार में रहकर, तो ये समाज के एक अपनेपन की वजह से होती है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीति समाजीकरण के लिए एक इनडायरेक्टली हमको सीखने को मिलती है, जो परिवार के माध्यम से सीखी जाती है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक समाजीकरण में जो परिवार है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि हम देखकर सीखने से और घर के अंदर जो जिस तरह की व्यवस्था है उससे ज़्यादा सीखते हैं और इससे समता विकसित होती है और परिवार के अन्य सदस्य भी इसका अनुसरण करते हैं, तो वही बालक सीखता है। तो इस प्रकार राजनीति के प्रति प्रारंभिक जो समझ है व्यक्ति में यानी जो बालक में, वह राजनीति के प्रति प्रारंभिक जो समझ है कि राजनीति क्या होती है, थोड़ा सा नॉलेज है, वो उसे कहाँ से प्राप्त होता है, परिवार के माध्यम से होता है। तो ये पहला साधन हो गया राजनीतिक समाजीकरण का, परिवार। दूसरा हम बात करें कि राजनीतिक समाजीकरण की, जैसे हम बात करें कि राजनीतिक समाजीकरण के कौन कौन से साधन होने चाहिए, तो पहला तो हो गया परिवार, ठीक है ना। अब दूसरा हम यहाँ पे बात करें तो वो है शिक्षण संस्थाएं, क्योंकि जब परिवार से व्यक्ति थोड़ा सीखता है, समझ आती है, तो उसके बाद वो परिवार से निकल के कहाँ जाता है, शिक्षण संस्थाओं में, जहाँ से वह शिक्षा प्राप्त करता है। तो शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वह समाजीकरण यानी समाज में रहते हुए राजनीति के संदर्भ में भी शिक्षा प्राप्त करता है। जैसे कि आप अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं यानी आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपको इस शिक्षण संस्था यानी शिक्षा के माध्यम से जो जहाँ पे शिक्षा दी जाती है उनके माध्यम से आप राजनीति की समझ कि राजनीति क्या है, किस तरह की व्यवस्था है और हम राजनीति में किस तरह से भाग लेते हैं, राजनीति हमारे और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जो बातें हैं हम शिक्षा स्कूलों में जब हम जाते हैं, विश्वविद्यालय में जब जाते हैं, तो वहाँ से हमें राजनीति के बारे में और ज़्यादा समझ आती है। यानी परिवार से निकलने के बाद हम शिक्षण संस्था में जाते हैं, जहाँ से हमें राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक जो मूल्य हैं और उसका जो समाजीकरण वो हमें सीखने को मिलता है। तो बालक परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को अपनाता है, आत्मसात करता है, वे ही जो अभिवृत्तियाँ हैं शिक्षण संस्थाओं में वे और ही अधिक सुदृढ़ हो जाती है। जो उन्होंने थोड़ा सा बहुत परिवार में सीखा था, वह जब शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आता है तो उसे जो सीखा हुआ एकदम दृढ़ हो जाता है और नवीन सीखने को मिलता है राजनीतिक संदर्भ में, और ये समाज में रहते हुए संभव ही होता है। तो ये जो दूसरा है कि राजनीतिक समाजीकरण का साधन कौन सा है, जो शिक्षण संस्था, यानी ये एक तरह से राजनीति को बढ़ाने में, राजनीति का समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, बालक को जितना अधिक सीखने का अवसर दिया जाएगा, जितना उसका सीखने का व्यापक क्षेत्र होगा, उतनी ही संभावना ये होगी कि वह राजनीति में इंटरेस्ट ले। क्योंकि राजनीति के प्रति जब व्यक्ति को सीखने के अवसर दिए जाएंगे तभी वह उससे सीखेगा और तभी उसकी रुचि भी उसके प्रति होगी। तो ये रुचि जब बढ़ेगी तो उसके साथ राजनीति ज्ञान का विकास भी उसके साथ होगा, यानी उसका विकास होगा, राजनीति का भी जो विचार है वो उसमें पनपेगा, वो उसके संदर्भ में रुचि लेगा। तो इस तरह से ये जो दूसरा महत्वपूर्ण साधन है वो राजनीति समाजीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसके साथ साथ जो टीचर होते हैं वो उसके इस ज्ञान को बढ़ाने में योगदान देते हैं। साथ ही साथ शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में ही ऐसी सामग्री होती है जो उसकी राजनीतिक समझ को बढ़ाती है, और उसकी सहपाठी होते हैं, उसका जो वातावरण होता है वो भी उसके समाजीकरण को बढ़ाने में, राजनीतिक समाजीकरण को विकसित करने में योगदान देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें कि और कौन सा है जो राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में काम करता है, यानी राजनीतिक समझ जो विकसित करता है, तो वो है राजनीतिक दल। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है और ये आप सबको पता होगा कि राजनीतिक जो दल होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, राजनीति के अंतर्गत गतिविधियों को चलाना, शासन व्यवस्था में भूमिका निभाना। तो जो हम जब भी समझते हैं कि राजनीतिक दल, तो हमें ये पता है कि राजनीतिक दल क्या है। तो जब हमें पता है उसके बारे में थोड़ा बहुत, तो हम समझ रहे हैं कि यही राजनीति की शुरुआत का एक यानी इसमें जो संस्कृति के अनुपालन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो राजनीतिक दल के द्वारा जो हमें सीखने को मिलता है वह राजनीतिक समाजीकरण का एक साधन के तौर पे होता है। तो इसको देखें कि राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचार और कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यद्यपि लोकतांत्रिक देशों एवं समाजवादी सर्वहितकारवादी यानी कह सकते हैं जिसका ज़्यादा हित हो, संभव हो, ऐसे राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग होती है।
तो जिस तरह से जैसे आपने देखा है कि जब वोटिंग होती है तो अलग अलग पार्टी अपने चुनाव का प्रसार, अपने चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र उसका प्रसार करती है, अपने लिए जो विचार होते हैं, यानी वो कह के किस आधार पे जब पार्टी बनी है वो क्या क्या काम करेगी। तो इस तरह की जो राजनीति के बारे में समझ है वो राजनीतिक दल भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हम जब शिक्षण संस्थाओं में सीखते हैं इसके बाद और कौन सा साधन है जिससे हम राजनीति के बारे में और ज़्यादा सीखते हैं। तो जब चुनाव आता है, जब राजनीतिक दल हैं वो एक्टिव होते हैं, वो अपने प्रसार के लिए जब घूमते हैं, तो वो इस तरह से समाज में उसका जो प्रचलन और जो व्यवस्था होती है वहाँ से हम और ज़्यादा सीखते हैं कि ये राजनीति क्या है और किस तरह से समाज में इसका होना महत्वपूर्ण है, और ये समाज के लिए होने से क्या महत्व रहेगा, क्या महत्व है इसका। और हम ये जो सब सीखते हैं वह राजनीतिक समाजीकरण की गतिविधियों से सीखते हैं, और ये समाज में ही व्यवस्था है, गतिविधियाँ होती है। तो इस तरह से हम राजनीति का समाजीकरण होते देखते हैं और सीखते हैं। तो नेक्स्ट हम ध्यान रखें कि ये हो गया इसका राजनीतिक समाजीकरण का साधन के तौर पे। तो अंतिम है आगे और कौन सा है जो हम जिससे राजनीतिक समाजीकरण के बारे में और सीखते हैं, यानी साधन। तो देखिए राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय प्रतीक किस तरह से सामाजिक राजनीतिक समाजीकरण का रूप हो गया। तो यह ध्यान रखना है कि विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह, सेना की परेड आदि के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में जो आस्था उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होता है, वह राष्ट्र के प्रति हमारा एक मनोभाव होता है जो हमें राजनीति में जोड़ने में मजबूर करता है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान वगैरह, तो ये कब संभव हुए, जब आज़ादी मिली। तो आज़ादी के लिए क्या क्या देश में हलचल हुई, ठीक है ना, राजनीतिक घटनाक्रम बदला। तो जब हम ये अनुभव करते हैं तो हम वो भी सीखते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधि है समाज में राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ा देती है, और लोगों का, व्यक्ति का राजनीति के प्रति जो ज्ञान है, शिक्षा है, वो और विकसित होती है, ठीक है ना। जब वह राष्ट्रीय प्रतीक को देखता है, उसके प्रति उसमें जो भाव उत्पन्न होते हैं वे समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो ये एक साधन के तौर पे भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कि और क्या है जो राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ावा देता है। तो वो है जन संचार के माध्यम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आपने देखा होगा वर्तमान में कि वहाँ पे ये घटना हो रही है, वहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे ये सरकार को दबाव डाल रहे हैं कि वो अपनी नीति परिवर्तित कर दे। तो इस तरह से हम ये सूचना, यानी जो अलग अलग बाहरी देशों की जो राजनीति के संदर्भ में जो हम कह सकें न्यूज़ समझते हैं, सीखते हैं, तो वह किसके माध्यम से हमें प्राप्त होती है, संचार साधन के माध्यम से। जैसे कि कुछ अभी जो वर्तमान के जैसे हाल ही में जो एक व्यवस्था है कि किसान आंदोलन हो रहा है, वह सरकार की रणनीतियों से नाखुश है और सरकार के ऊपर दबाव डाल के उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, राज्य के हित में वो उसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो गतिविधियाँ सब हो रही है, तो हम प्रत्यक्ष वहाँ पर नहीं है, हम ये जन संचार के जो माध्यम उनके द्वारा सीखते हैं। और वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो जब हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राजनीति के प्रति समझ को और विकसित कर रहे हैं। और समाज में ये जो सीखा जाता है, राजनीति के प्रति जो ज्ञान है वो समाज में रहते हुए जिस तरह हम सीखते हैं, तो वहाँ पर राजनीति का समाजीकरण हो जाता है। तो इस तरह से ये राजनीतिक समाजीकरण के जो साधन है जो आपने समझे कि राजनीति की समझ विकसित कैसे होती है, ये अलग अलग साधन है जिसके द्वारा उनका जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, जिससे हम राजनीति के प्रति अपना ज्ञान है वो बढ़ाते हैं। तो आगे देखना है कि जिस तरह से हमने ये तो समझ लिया कि राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं, तो इससे हमारे जो विचार है वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं जब हम अलग अलग सोर्स और संचार माध्यमों से जुड़ते हैं। जैसे भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव कार्यक्रम आजकल मीडिया के दफ्तरों में लड़े जाते हैं। जैसे देखा होगा जब चुनाव इलेक्शन रिजल्ट आता है तो पूरे दिन न्यूज़पेपर पे, हाँ ये पार्टी आगे, वो पार्टी आगे, ये इतनी पार्टी का अंतर है और इतने इसके साथ जुड़ाव है, तो जिस तरह से गठबंधन हो रहा है और ये जुड़ेगी तब बहुमत साबित होगा। तो ये जब सब हम सीखते हैं, समझते हैं राजनीति के बारे में, जो हमारा ज्ञान बढ़ता है वो तुरंत ही तत्परता से हमें उस संचार साधन के माध्यम से, कम्युनिकेशन से जब ये प्राप्त होता है तो हमें और ज़्यादा सीखने को मिलता है, समझ में मिलता है, और ये समाजीकरण यानी राजनीति के प्रति हमारी समझ और ज़्यादा दृढ़ और विकसित होती है। तो इस तरह से ये संचार साधन है वह राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह की राजनीतिक समाजीकरण के तहत जनमत भी है। जैसे वोटिंग हो रहा है तो वोटिंग क्यों करते, किस लिए होना चाहिए और इससे क्या होता है, तो इसमें राजनीति किस तरह व्यक्ति का योगदान होता है, तो ये भी एक तरह का जनमत एक तत्व है जो समाजीकरण को बढ़ावा देता है। तो हम अब तक जो ये समझे हैं तो आप पूरी तरह से एकदम
क्लियर हो गए होंगे कि राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश में नागरिक व सरकार के बीच किस तरह का संबंध है, किस तरह की अंतक्रियाएं हैं, ठीक है ना, तो इसका अभाव होता है, यानी किस तरह का सरकार के साथ लोगों का जो तालमेल बैठता है, तो ये हमें सरकार के साथ कब अनुभव होगा उसका, कि किस तरह से हम सरकार से सहयोग करें या उससे और आशा रखें, तो ये हमें राजनीति के प्रति समझ विकसित होगी तभी ये संभव हो पाता है। तो किसी और देश में सरकार के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में नागरिक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि राजनीतिक समाजीकरण वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह राजनीति और समाज के लिए एक राज्य को महत्वपूर्ण और सही शिक्षा देने का कार्य है वो करता है। तो इस तरह से जो अपना जो लेसन यहाँ पे पूर्ण हो रहा है और आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे सामने आ रहे हैं, वो ये वापस इस तरह समझ लीजिए कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को, राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य ही क्या है, व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, क्या किस तरह की सरकार चलती है, यानी पूरी तरह से राजनीति के क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं जो हो रही है उसकी शिक्षा जब व्यक्ति को देना या दिए जाने की जो व्यवस्थाएं होती है, वह व्यवस्था या जो वह प्रोसेस होता है वह राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है, ठीक है ना। और यही से शिक्षा और राजनीति के बारे में लोगों की जो ज्ञान है, समझ है, वो बढ़ती है। तो अब ये समझ गए होंगे। और राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से वापस याद दिला दूँ, परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक और जन संचार के माध्यम, तो ये सभी व्यक्ति के समाजीकरण को बढ़ावा देने में एक साधन के तौर पे कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेसन था राजनीतिक समाजीकरण, वो आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया, अगर समझ में आया होगा तो, यानी आप इसको अगर समझ आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके और इस वीडियो से जो उनका जो लेसन है, जो उनको अपने लिए एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करनी है, तो वो उनकी पूर्ण हो सके। तो आपका सहयोग क्या है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, आगे से आगे स्टूडेंट को पहुँचाएँ ताकि आगे सबको फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट जो अपना लेसन जो चैप्टर होगा वो सेकंड यूनिट का नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा। तब तक आप पढ़ते रहिए।